आज की वीडियो में हम बीपीएससी 67 प्री का टेस्ट देखेंगे। एग्ज़ाम 20 और 22 सितंबर को होने वाला है और ये टेस्ट जो है एडिट एरिया का टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है ये। तो समय बहुत कम है और जितना भी समय है अब अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करें, आज बार बार पढ़ते रहें और टेस्ट लगाते रहें, यही बेनिफिट रहेगा आपका। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न, और प्रश्न है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया? तो ये हराए थे यशवंत सिन्हा को। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इनका जो ये 15वें राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही, ये व्यक्तिगत क्रम है। अगर कार्यकाल में बात की जाएगी तो 17वां क्रम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 53 में क्या है भाई? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का चुनाव, तो पहले का बी और दूसरे का ए, अभी तो 2 में चल रहा है। फिर अनुच्छेद जो 55 है वो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, तीसरे का सी, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। एक चीज़ और याद रखना, जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखना इसको। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिए, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति। राज्यों की परिषद का मतलब क्या है भाई? राज्यसभा के होते हैं ना पदेन सभापति। तो पहला गलत है, पहला गलत है, पहला पहला सब जगह से निकाल देते हैं, तो ऐसे बी सही होना चाहिए। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना सही है, ठीक ना। एक चीज़ और याद रखना, अनुच्छेद 63 में ना कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बाकी अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया है। 71 है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच है, और ये जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है ना, वही अंतिम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ फैक्ट्स हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं रजत पदक। ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता है भाई, ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद बने हैं। ठीक है, वे पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा ने भारत भाला फेंक, तो कई कई बार ऐसा पूछा जाता है किस क्षेत्र में उनको मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, तो उसमें जो शामिल नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसमें देखिए, अभी जो 5 हाल में आए हैं उसमें पिचवरम मैनग्रोव जो तमिलनाडु में है, करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, सांख्य सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। तो ये चारों के चारों तो है ही हैं। एक और याद रखना, पिचवरम मैनग्रोव। और ये भी एक चीज़ आपको याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली बात ई। अभी 10 और रामसर स्थल घोषित हुए हैं, तो अब टोटल संख्या हो गई है 64। ठीक है, ध्यान रखना।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया भाई? ये दिया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ये कौन है? ये अवार्ड जो है ना, ब्रिटेन प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए भैया इंदरमित गिल। ठीक है, इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। याद रखना, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है ये। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रही बनठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बनठिया जो आयोग है ना, ये स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। बनठिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दे दिया। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा भाई? अब देखिए, इसमें भारत है, इजराइल है, UAE है और USA है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? तो ये कौन कर रहा है भाई? कौन सी कंपनी है? ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही। ठीक है, भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया? भारत का तीसरा पावर एक्सचेंज कौन सा है? हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? ये आंकड़ा लगाया गया है 2023 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, 48वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ वो जर्मनी में हुआ है। 17वां G20 कहाँ हुआ? बाली में हुआ है। आसियान 2022 जो हुआ है वो कंबोडिया में हुआ है। WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिनेवा में हुआ है। तो ये देखो, सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया भी है वाराणसी को। वाराणसी का है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है और गंगा किनारे स्थित एक शहर भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता? ये है USA और इजराइल के बीच में समझौता, ध्यान रखना। ठीक ना, अगला प्रश्न है, विंबलडन 22 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? अब इसमें एक तो देखो, एलेना रायबकिना तो हैं, दूसरे कौन भाई? तो एलेना रायबकिना और नोवाक जोकोविच, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिगनलीला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे भैया? ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये अगले 5 वर्ष की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। ये संरक्षित क्षेत्र पंजाब में, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा बॉन में। बॉन। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं हैं। अब देखो, राज्यसभा में जो शामिल नहीं है, अब इसमें देखिए, PT उषा हैं, एथलीट से हैं। विजेंद्र प्रसाद भी हैं जो कि फिल्म पटकथा लेखक हैं। वीरेंद्र हेगड़े भी हैं,
आध्यात्मिक नेता हैं, और इलैया राजा जो कि संगीत निर्देशक, ये सब के सब राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है लोक प्रशासन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है ओडिशा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में 20 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओडिशा शीर्ष पर है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, फिर आंध्र प्रदेश का है, जबकि गोवा सबसे अंत में है। 14 छोटे और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर, लद्दाख सबसे अंतिम स्थान पर है। तो ओडिशा का पहला स्थान है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो ये रूस किया है। ठीक है, 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का निर्णय लिया है इसने। किसने? रूस ने। 2024 के बाद, ध्यान रखना। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है 2025 के लिए। ठीक ना, 2025 के लिए। अब देखिए 2024 का फिर कहाँ होगा? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में होगा। 2025 तो भारत में होगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा। महिला टी20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 श्रीलंका में होगा। तो ये भी थोड़ा हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू की है गुजरात पुलिस ने। ठीक है, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो कौन सी पनडुब्बी है जो सेवा मुक्त हुई है भाई? तो ये है INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज। इसके बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो पनडुब्बी को 35 वर्ष की सेवा के बाद, 35 साल याद रखना, 35 वर्ष की बात है इसमें, 35, ऐसा भी पूछा जा सकता है कितने साल के बाद इसको सेवा मुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, डिनाइल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित हैं? तो ये संबंधित भैया ब्रिक्स से। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में पता है कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किया? ये भैया देखिए क्या है, यूपी में हुआ है। यूपी में कहाँ हुआ है? सारनाथ में हुआ है। ठीक है, तो सारनाथ में हुआ है ये। सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी हुआ है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और याद रखना, भारत भारत की जो स्थिति है कुपोषण के मामले में, पिछले 15 सालों में कुपोषित लोगों की संख्या घट गई है और वो 20.43 करोड़ रह गई। ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो ये जारी किया है नीति आयोग ने। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित है? तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या काम करता है? नहीं, एक मिनट, सुमेलित बताना ना। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या काम करता है? ये विद्युत, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डीजल इंजन क्या करता है? रासायनिक से यांत्रिक में परिवर्तित करता है, रासायनिक को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और सोलर जो सेल होती है ना, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सब के सब गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है?
तो उसकी जो फोकस दूरी होती है ना वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या होते हैं? वो होते हैं वेग और तरंग दैर्घ्य, ये दोनों प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो ये होता भैया 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष देखिए दूरी का एक मात्रक है ना, कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम बोलते हैं, यही होता ना, तो ध्यान रखना। प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को, एक माह नहीं होता। ठीक है, इसका जो वो है ना फार्मूला 9.46 इंटू 10⁻15, इसका फार्मूला भी याद रखना। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं भाई? अब 1 हॉर्स पावर में होता है 746, 746। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे नहीं होते, लोलक की लंबाई इसमें बढ़ जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता होती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब देखिए आउटपुट जो डिवाइस नहीं वो है टच स्क्रीन, बाकी मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, लेकिन टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेकुरेल महोदय ने। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? अब देखिए भौतिकी जो परिवर्तन का उदाहरण है वो है दूध से दही का बनना, मतलब एक ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी हो और परिवर्तन से कोई नया पदार्थ ना बने उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, ये सब है। अच्छा नहीं, तो इसमें देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन भी है, पानी में चीनी का घुलना भी है, तो ये दोनों तो इसका सही है, तो इसलिए सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, दूध से दही बनना तो वो है रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। अब ये भी प्रश्न पहले पूछा गया है, तो ये आफ-बाऊ के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व क्या भाई? मूल तत्व है हीरा। निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है तांबा, ध्यान रखना। और अगला प्रश्न, सोप स्टोन टाल्क जिसको बोलते हैं मुख्यतः क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? अब इसमें देखेंगे ना, तो देखिए इसमें रोज मेटल और टाइप मेटल, ये दोनों क्या हैं कि तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, रोज मेटल और टाइप मेटल। बाकी पीतल कांसा होता है, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड होता है, गन मेटल और डेल्टा मेटल होता है। ठीक है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच कितना होगा? तो वो हो जाएगा भैया 6 होता होगा ना, नहीं 7 से अधिक होता है वो। ठीक है, वही होता है क्षार। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो वो क्षार होता है, क्षार जो होता है 7 से अधिक उसका पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा क्या है? देखिए बेकिंग सोडा ना वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर हमको बताना भी है। तो टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, पॉलीथीन पॉलीइथिलीन का बहुलक है, क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ है। तो इसमें देखिए पहला दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन क्लोरोप्रीन जो है ना ये प्राकृतिक रबड़ नहीं है। तो ये क्या है? जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना वो आइसोप्रीन होता है। ठीक है, चलिए मॉर्फिन किससे मिलता है? मॉर्फिन मिलता है फल से।
ठीक है। मॉर्फिन, यह परिपक्व फलों से प्राप्त होता है भाई। पोस्ता के पौधे से अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त होती है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो वो होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है? तो ये कारण होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अब चींटियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी बोलते हैं, सही उत्तर ए हो जाएगा। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वो होता है यकृत। अगला प्रश्न है, हथेली में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो हथेली में जो पाई जाती है उसको मेटाकार्पल बोलते हैं। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? और विटामिन ई से संबंधित है टोकोफेरॉल, ठीक है। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये होता भी है टाइफाइड के लिए, ठीक है। अच्छा, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो कौन सा भाई? ये है एब्सिसिक अम्ल, सूखा सहिष्णुता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो ये जो है ना, ये पोलियो से संबंधित है साल का टीका। अगला प्रश्न है, किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया? ठीक है, तो ये किससे बना था भाई? ये बने थे संगोली की संधि, संगोला नहीं, संगोली की, संगोला, हाँ संगोला की संधि, संगोली की संधि, संगोला की संधि से, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इस्तमरारी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर नहीं, गलत है ये। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है, तो ये भी गलत ही है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की थी। 10 वर्षीय, ये सही है। बिहार में रईतवाड़ी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी बिहार में, तो ये भी सही है, लेकिन दो गलत ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। कम्यूटिव प्रथा क्या होती भाई? कम्यूटिव प्रथा निम्न में से किस क्षेत्र में प्रचलित हुई? तो ये बिहार और उड़ीसा में हुई थी। क्या है कम्यूटिव प्रथा? ये बिहार उड़ीसा में एक कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे, ठीक है। किरमिटिया भी इसको बोलते हैं, किरमिटिया प्रथा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये है भैया 1857 के विद्रोह से संबंधित है। किताब का नाम फिर से सुन लीजिए, असबाब ए बगावत ए हिंद। अगला प्रश्न है, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए थे जी.बी. पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी किए थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक ना। और एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था तो इनका समर्थन भी किया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने समर्थन भी किया था इस बात का, ठीक है। अगला प्रश्न, निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किए थे पंडिता रमा बाई, नाम है इनका। प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया मधुसूदन दत्त ने। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? स्वदेश बांधव समिति का गठन किए थे अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, 1905 में किए थे, ध्यान रखना। किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना हुई थी? तो ये हुई थी 1871, नहीं 1872 में, सॉरी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता? तो ये बात बोली थी भाई लाला लाजपत राय ने। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में दादा भाई नौरोजी,
ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और कब किए थे भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किए थे 1866 में। ठीक है। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो ये स्थापना हुई थी ढाका। तो ढाका में हुई थी। ठीक है, इसमें ढाका ऑप्शन नहीं है, इससे सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना जो है ना, बाबा रामचंद्र किए थे। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे भैया सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा 1899 में इसका प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं। देखिए, कानपुर में नाना साहब थे। इलाहाबाद में लियाकत अली हैं। फतेहपुर में अजीमुल्ला हैं। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। जबकि बरेली में थे बख्त खां। ठीक ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? तो ये कहा गया था भाई पाबना विद्रोह के दौरान। ठीक ना। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान सभा का पहला अधिवेशन 1947 में हुआ था, गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ, गलत है। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, गलत है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, इसका डी ऑप्शन सही है, सही उत्तर डी हो जाएगा। देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। आपको ध्यान रखना है, भारत प्रजामंडल। ठीक है, बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी, जी.आर. अभयंकर ने मिलकर इसका गठन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी करने वाले रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे भूला भाई देसाई। ठीक है, लाल किला में मुकदमा चला था, इसको लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अब देखिए, सबसे पहले ही गए चंपारण बाद गए अहमदाबाद के बाद खेड़ा के बाद असहयोग आंदोलन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सही उत्तर हो जाएगा इसका चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, डी इसका सही ऑप्शन होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो देखिए भैया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ना यूपी और बिहार, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में था। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो बिहार और यूपी में तो हुआ था सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें यूपी का सही, यूपी से ऑप्शन सही होगा। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया गया? तो ये देखिए, इस समय चलाया जा रहा था आज़ाद दस्ता। ठीक है, इस समय जो सरदार नित्यानंद थे, यही प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे। ठीक है, आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण दे रहे थे। अगला प्रश्न है, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? तो एपीआई का गठन हुआ था 1905 में। ठीक है। अच्छा, राइटर की स्थापना हुई 1880 में। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई 1905 में। फ्री
प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927 में, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934-35 में। ठीक है। पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी भाई? तो ये विजयनगर आए थे कृष्णदेव राय के समय पे। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय पे। हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए क्या है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। अब इसमें देख रहे हैं तो एक इसका निर्माण 1565 हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने किया था। बात सही है। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। दोहरा गुंबद का पहला मकबरा ही तो यह दोहरा गुंबद का पहला मकबरा भी है। चार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुआ था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो ये सब सही है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? अकबर का जो अंतिम सैन्य विजय अभियान था ना, वो था असीरगढ़। असीरगढ़ 1599 में। 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीत लिया था। ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था अकबर ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे? तो अध्यादेश जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में दीवान रियासत का क्या काम था? दीवान रियासत जो था ना, वो काम करता था बाजार पर नियंत्रण रखने का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। इस व्यवस्था में दीवान रियासत का एक महत्वपूर्ण अधिकारी भी था। इसका काम था बाजार पर नियंत्रण रखना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, फुतुह सलातीन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है ईसामी। ईसामी नाम है इसका, ध्यान रखना। अच्छा, जिया जो नक्शबी हैं, इन्होंने तूतीनामा लिखा। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिर लिखी। हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा है। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो इसका जो सही उत्तर वो है प्रवरसेन प्रथम ने किया था भाई। ठीक। अगला प्रश्न, सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सोलंकी वंश की स्थापना की थी मूलराज प्रथम ने। ठीक है, मूलराज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी अनहिलवाड़। ठीक है, अनहिलवाड़ इसकी राजधानी थी। निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निगरंथ कहा गया? निगरंथ कहा गया भैया महावीर स्वामी के अनुयायियों को। ठीक है, महावीर स्वामी के ही अनुयायियों को कहा गया है, नहीं पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा गया। ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? टकसाल का अध्यक्ष होता था लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष होता था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य वाला होता था। सूत्राध्यक्ष जो होता था कताई बुनाई वाला। लोहाध्यक्ष धातु विभाग वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? सर्वाधिक पश्चिमी है सुतकागन दास नदी के तट पर है। ठीक है, ये सब हम आपको बता भी चुके हैं। त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था अभिधम्म पिटक का संकलन। ठीक है। अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो ये भैया कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है? उदयगिरी शिलालेख, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? ये कुरल जो है ना, ये तमिल भाषा से संबंधित है। ठीक है। कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, सिंध से सतलज और सतलज से काली। तो सतलज से काली के बीच में है। तो पहला है स्टेटमेंट ही इसका गलत होगा, क्योंकि इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में बताया गया, इसलिए सही उत्तर ये हो जाएगा। और काली से तीस्ता के बीच में किसका है? काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है? तो ये कौन सी झील भाई? देखिए, ये सभी के सभी क्या हैं? लैगून ही है ना। उड़ीसा में है चिल्का झील, पेरियार केरल में है, पुलिकट है तमिलनाडु में। ये सब खारे पानी की लैगून झीलें हैं। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए गलत कौन सा है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से होता, सही है। इसका प्रमुख सहायक नदी में मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा के संगम से बनी है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से बहती है, ये गलत है। ठीक है, इसको जो हम पढ़ाए थे तो इसमें हम कई सारे राज्यों के बारे में बता दिए थे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है ना। सही उत्तर डी हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, सही है। कपासी मृदा कहते हैं, सही है। दक्कन पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, सही है। खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांध है उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है भाई। अब देखते हैं इसको। अब चेरुथोनी जो बांध है वो कहाँ है? चेरुथोनी बांध है केरल में। अब ए का हो गया चौथा, ठीक है। इंदिरा सागर कहाँ है? तो इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। बी वाले का पहला हो गया, तो चौथा और पहला, तो सही उत्तर सी हो जाएगा ना। सही उत्तर इसका सी हो गया। अब कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? ये कर्नाटक में है। मैत्तूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो सही उत्तर हो गया सी। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में? तातीपाका, तो तातीपाका जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में भाई। निम्नलिखित बंदरगाहों से संबंधित राज्यों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तो भैया महाराष्ट्र में है। मारमा गाँव कहाँ है? देखो मारमा गोवा जो है ना गोवा में ही है। एन्नोर है, एन्नोर कहाँ है? एन्नोर केरल में है। एन्नोर बंदरगाह केरल में नहीं है, ठीक है। पारादीप तो उड़ीसा में है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। तो एन्नोर है कहाँ आखिरकार? देखिए एन्नोर बंदरगाह आपको पड़ता है तमिलनाडु एरिया में, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसे तैयार किया गया। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है भाई। अब देखिए यनम आंध्रा में है, कराईकल तमिलनाडु, माहे है केरल में। तो तीनों सही है, सही उत्तर डी हो जाए डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर जो देश अवस्थित है, अब देखिए इसमें कोलंबिया और कीनिया को छोड़कर, नहीं, हाँ कोलंबिया और कीनिया को छोड़कर वेनेजुएला, ब्रुनेई, ये दोनों ही देश जो है भूमध्य रेखा पर नहीं है। तो पूछा गया अवस्थित है, तो कोलंबिया और कीनिया है, तो एक से अधिक सही है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रायद्वीपों उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखिए आइबेरियन प्रायद्वीप, पिस्किक खाड़ी है। बाल्कन है, काला सागर, कोला द्वीप, सुएज सागर, केपियार, कारपेंट्रिया की खाड़ी है। सही है, सभी के सही 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 सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना भाई। देखिए जलोढ़ बी आकार घाटी, डेल्टा है, चाप झील है। डेल्टा कहाँ बनेगा? समुद्र तट पर बनेगा भाई, तो सी का हम दूसरा कर देंगे। सी का दूसरा अभी 2 है। वी आकार की घाटी कहाँ बनेगा? वी आकार की घाटी कहाँ बनेगा? पर्वतीय क्षेत्र पर बनेगा, तो बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला हो गया और सी का दूसरा हो गया। बी का पहला सी का दूसरा मतलब ए सही है। तो जलोढ़ कहाँ है? पर्वतीय गिरिपद में बनेंगे, और चाप झील बनेगी नदी के निम्नतर फैलाव वाले एरिया में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। जलधाराएं महासागर में कौन सुमेलित नहीं बताना। अब इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं भाई। अब देखिए हम्बोल्ट प्रशांत में है, सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में है, ये भी सही है। फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है क्या? नहीं, फ्लोरिडा जो है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। बाकी अगुलहास हिंद महासागर में, सबके सब सही सुमेलित हैं। फ्लोरिडा यही उत्तरी अटलांटिक में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही क्रम, आरोही क्रम बताना भाई। अब इसमें देख सकते हैं अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, आरोही क्रम है, ठीक है। सही उत्तर हो गया सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए एटना, एटना कहाँ भाई?
तो ये देखिए, एटना सिसिली में है, वेसुवियस इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, रीबस है रॉसद्वीप में। सभी सही है, ठीक है। अभी मैथ वाला हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, मैथ वाला छोड़ देते हैं। मैथ वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे, उसके आगे देख लेंगे। चलिए, बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? आ जाते हैं हम 126 पे सीधे। बिहार में जो खुले वनों का क्षेत्रफल है ना, वो है 3761.54 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 21 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है भाई? अभी जो अनुमान है वो है 7204 मिलियन टन, ठीक है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 21 के अनुसार क्षेत्रफल दृष्टि सर्वाधिक वनावरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। जिसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना था? ये उद्देश्य भैया लक्ष्य है 2025 तक का, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये हिस्सा है भैया 28.2%। 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? कि भारत का हिस्सा था 1.4%। 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा 4.82%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 58,001.29 मतलब 29 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 20-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो कितना था भाई? ये था 61.2%। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो जैविक पट्टी जो है ये 13 जिलों में विकसित हो रही है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना, 13 जिलों में ये पट्टी विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है? तो ये इसमें जो है उधार लेना राजस्व प्राप्ति मद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? अब समावेशी विकास सूचकांक भाई किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी होता है, ठीक है। भुगतान संतुलन क्या होता है? अब देखिए, भुगतान संतुलन है शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण होता है। भुगतान संतुलन, सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये हुआ था 2010 में शामिल। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है? अच्छा, लातविया की राजधानी क्या है? लातविया की राजधानी है रीगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना? तो ये हुआ था 1919 के द्वारा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो ये भैया अनुच्छेद 117 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल है? अब राज्य सूची में देखो, पुलिस भी है, पुलिस तो शामिल ही है, ठीक है। पुलिस भी है, कानून व्यवस्था भी है, जेल भी है, ये सब के सब राज्य सूची में शामिल है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। मूलाधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? ये अनुच्छेद 13 के तहत होना चाहिए था। हाँ, अनुच्छेद 13 के तहत ऐसा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है भैया अनुच्छेद 263 में इसका उपबंध किया गया है। और कौन करते हैं? ये इसकी स्थापना करने के लिए अधिकृत है राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। सही उत्तर हो गया ई। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है भाई? देखिए,
इसमें संविधान के उल्लंघन के आधार पे, बाकी कोई असमर्थता, दिवालिया या सिद्धगताचार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें संविधान के उल्लंघन पर इसे हटाया जा सकता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूलाधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में का कौन सा अनुच्छेद दे अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ये भैया अनुच्छेद 21, ठीक है, ध्यान रखना। और ये यूपीएससी प्री 2019 में पूछा भी गया था सवाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देखिए, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसके सभी सदस्य लोकसभा से बनाए जाते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 30, ठीक है ना। बाकी लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार है। क्या है भैया, कौन सा अधिकार ये है संवैधानिक अधिकार, ठीक है। संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 326 द्वारा वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया गया है, तो संवैधानिक अधिकार है। तो ये हो गए 150 प्रश्न पूरे। ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसका PDF भी हम पहले ही दे चुके हैं। तो अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। और अभी कुछ पेपर टेस्ट और अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।